हमारे ऋषि मनीषी कितने बड़े साइंटिस्ट थे कि आज का विज्ञान उनको प्रूव करने के लिए काफी पीछे नजर आता है। वैसे तो हमारे देश में बहुत से अद्भुत कलाकृतियां हैं, लेकिन आज हम आपको सोमनाथ का प्राचीन मंदिर के बाद एक अद्भुत कलाकृति के बारे में परिचय कराना चाहते हैं, जो कि वैसे भी सोमनाथ मंदिर का इतिहास बड़ा ही विलक्षण और गौरवशाली रहा है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ का मंदिर। एक वैभवशाली सुंदर शिवलिंग, इतना समृद्ध कि उत्तर पश्चिम से आने वाले प्रत्येक आक्रांता की पहली नजर सोमनाथ पर ही जाती थी। अनेकों बार सोमनाथ मंदिर पर हमले हुए, उसे लूटा गया। सोना, चांदी, हीरा, माणिक, मोती आदि गाड़ियां भर भर कर आक्रांता ले गए। इतनी संपत्ति लूटने के बाद भी हर बार सोमनाथ का शिवालय उसी वैभव के साथ खड़ा रहता था। लेकिन केवल इस वैभव के कारण ही सोमनाथ का महत्व इतना नहीं। सोमनाथ का मंदिर भारत के पश्चिम समुद्र तट पर है और हजारों वर्षों के ज्ञात इतिहास में इस अरब सागर में कभी भी अपनी मर्यादा नहीं लाई। न जाने कितने आंधी तूफान आए, चक्रवात आए, लेकिन किसी भी आंधी तूफान और चक्रवात से मंदिर की हानि नहीं हुई। इस मंदिर के प्रांगण में एक स्तंभ खड़ा है। यह पाण स्तंभ के नाम से जाना जाता है। यह स्तंभ कब से वहां पर बना है यह बता पाना काफी कठिन है, लेकिन 6ठी शताब्दी में से इसे बाण स्तंभ का इतिहास में नाम आता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि बाण स्तंभ का निर्माण 6वें शतक में हुआ है। उसके सैकड़ों वर्ष पहले इसका निर्माण माना जाता है। तीसरा दर्शक स्तंभ है, जिस पर समुद्र की ओर इंगित करता एक बाण है। इस बाण स्तंभ पर लिखा है, आ समुद्रात दक्षिणम ध्रुव प्रयत अबाधित ज्योतिर्मार्ग। इसका अर्थ यह हुआ कि इस बिंदु से दक्षिणी ध्रुव तक सीधी रेखा में एक भी अवरोध या बाधा नहीं है, अर्थात इस समूची दूरी में जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं है। जब मैंने पहली बार इस स्तंभ के बारे में पढ़ा तो सिर चकरा गया। यह ज्ञान इतने वर्षों पहले हम भारतीयों को था, यह कैसे संभव है? और यदि सच है तो कितने समृद्धशाली ज्ञान की वैश्विक धरोहर हम संजोए हुए। संस्कृत में लिखे हुए इस पंक्ति के अर्थ में अनेक गूढ़ अर्थ समाहित हैं। इस पंक्ति का सरल अर्थ यह है कि सोमनाथ मंदिर के इस बिंदु से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक अर्थात अंटार्कटिका तक एक सीधी रेखा खींची जाए तो बीच में एक भी भूखंड नहीं आता। क्या यह सच है? आज के इस टेक्निकल वैज्ञानिक युग में यह ढूंढना संभव तो है, लेकिन उतना आसान नहीं। गूगल मैप में ढूंढने के बाद भूखंड नहीं दिखता है, लेकिन वह बड़ा भूखंड छोटे छोटे भूखंडों को देखने के लिए मैप को एनलार्ज करते हुए आगे गए। यह बड़ा ही बोरिंग सा काम है, लेकिन धीरज रखकर धीरे धीरे देखते हैं तो रास्ते में एक भी भूखंड नहीं आता। अर्थात हम पूर्ण रूप से मान के चलें कि उस संस्कृत श्लोक में सत्यता है, किंतु फिर भी मूल प्रश्न वैसा ही रहता है। अगर मानकर भी चलें कि सन 600 ईस्वी में इस बाण स्तंभ का निर्माण हुआ था, तो भी उस जमाने में पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है, यह ज्ञान हमारे पास कहां से आया? अच्छा, दक्षिणी ध्रुव ज्ञात था यह भी मान लिया, तो भी सोमनाथ मंदिर से दक्षिणी ध्रुव तक सीधी रेखा में एक भी भूखंड नहीं आता। यह मैपिंग किसने की और कैसे किया? सब कुछ अद्भुत सा लगता है। इसका अर्थ यह है कि बाण स्तंभ के निर्माण काल में ही भारतीयों को पृथ्वी गोल है इसका ज्ञान था ही, और इतना ही नहीं, पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव अर्थात दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव का भी ज्ञान। यह कैसे संभव है? इसके लिए पृथ्वी का एरियल व्यू लेने का कौन सा साधन उपलब्ध, या पृथ्वी का विकसित नक्शा बना भी था? नक्शे बनाने का एक शास्त्र होता है, अंग्रेजी में इसे कार्टोग्राफी कहते हैं। यह मूलतः फ्रेंच शब्द है। यह प्राचीन शास्त्र है। ईसा से पहले 6 से 8000 वर्ष पूर्व की गुफाओं में आकाश के ग्रह तारों के नक्शे मिले थे, परंतु पृथ्वी का पहला नक्शा किसने बनाया, इस पर सबकी एकमति नहीं है। हमारे भारतीय ज्ञान का कोई सबूत न मिलने के कारण यह सम्मान एनेक्समेंडर इस ग्रीक वैज्ञानिक को दिया जाता है। इनका कालखंड ईसा पूर्व 611 से 546 वर्ष था, किंतु इन्होंने बनाया हुआ नक्शा अत्यंत प्राथमिक अवस्था में था। उस कालखंड में जहाँ मनुष्य की बसाहट का ज्ञान था,
बस वही नक्शा दिखाया गया है, इसलिए उस नक्शे में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव देखने का कोई सवाल ही नहीं हो सकता। आज की दुनिया वास्तविक रूप में सबसे करीबी नक्शा हेनरिक्स मार्टेलस ने साधारणतः 1490 के आसपास तैयार किया था, और ऐसा माना जाता है कि कोलंबस और वास्को डी गामा भी इसी नक्शे के आधार पर अपनी समुद्री यात्राएं तय किया। पृथ्वी गोल है, इस प्रकार का विचार यूरोप के कुछ वैज्ञानिकों ने भी व्यक्त किया था। एनेक्समेंडर ईसा के पूर्व 600 वर्ष पूर्व पृथ्वी को सिलेंडर के रूप में मानते थे। एरिस्टोटल ने भी पृथ्वी को गोल माना था, लेकिन भारत में यह ज्ञान बहुत प्राचीन समय इसके प्रमाण आज भी मिलते हैं। इस ज्ञान के आधार पर भी आगे चलकर आर्यभट्ट ने सन 500 के ईस्वी के आसपास इस गोल पृथ्वी का व्यास 4967 योजन अर्थात नए मापदंडों के अनुसार 39,668 किलोमीटर है। यह भी दृढ़तापूर्वक बताया। आज की अत्याधुनिक तकनीकी की सहायता से पृथ्वी का व्यास 40,068 किलोमीटर माना है। इसका अर्थ यह हुआ कि आर्यभट्ट के आकलन में मात्र 0.26% का ही अंतर आ रहा है, जो कि नगण्य माना जा सकता। लगभग 1500 वर्ष पहले आर्यभट्ट के पास यह ज्ञान कहाँ से आया? सन 2008 में जर्मनी के विख्यात इतिहासविद जोसेफ स्वास्टबर्ग ने यह साबित किया था कि ईसा पूर्व 2-2,500 वर्ष भारत में नक्शा शास्त्र इतना विकसित था। नगरों के निर्माण नक्शे उस समय उपलब्ध थे ही, और नौकायन के लिए आवश्यक नक्शे भी उपलब्ध थे। भारत में नौकायन शास्त्र प्राचीन काल से विकसित था। संपूर्ण दक्षिणी एशिया में जिस प्रकार से हिंदू संस्कृति के चिन्ह पग पग पर दिखाई देते हैं, उससे यही ज्ञात होता है कि भारत के जहाज पूर्व दिशा में जावा, सुमात्रा, यवन द्वीप को पार करके जापान तक प्रवास करके आते थे। सन 1955 में गुजरात के लोथल में 2500 वर्ष पूर्व के अवशेष मिले हैं। इसमें भारत के प्रगत नौकायानों के अनेक प्रमाण मिलते हैं। सोमनाथ के मंदिर के निर्माण काल में या दक्षिणी ध्रुव तक दिशा दर्शन उस समय के भारतीयों को मालूम था, यह निश्चित है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है कि दक्षिणी ध्रुव तक सीधी रेखा में समुद्र में कोई अवरोध नहीं है। यह बात भारतीयों को कैसे पता थी? अब विश्व पटल पर हमारे भारतीय इतिहास को मजबूती से लाना होगा। बहुत हो गया विदेशों का गुणगान, अब हमें हमारी संस्कृति, सभ्यता और विरासत को आगे बढ़ाना होगा। जय हिंद, जय भारत।